कि बिजनेस में पैसे की अवेलेबिलिटी कितनी है, हमारा हाथ टाइट तो नहीं है। जब कंपनी को किसी की पेमेंट करनी होती है तो कर देती है ना टाइम से, ऐसा तो नहीं बोलती 5 दिन बाद मिलेगी। इसे बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है सर, हमारे को कंपनी को जब पैसे देने की जरूरत पड़ती है तो कंपनी दे पाती है, कितना लेट करके देती है। मान लीजिए कंपनी का कैश की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम कैसे हो जाती है, 10 तारीख को आती है, तो मेरे पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम 10 तारीख तक की है। 10 तारीख को तो सैलरी आ जाएगी, किसी के भी पैसे नहीं रुकेंगे, सबके पैसे दे दूंगा। इसे तो बोलते हैं लिक्विडिटी। और सोल्वेंसी बोलते हैं एबिलिटी टू पे। मतलब सर मेरी इनकम तो 10,000 रुपए है, सैलरी तो 10,000 है, लेकिन मेरे महीने के खर्चे 12,000 हैं। सैलरी तो मेरी 10,000 है, लेकिन मेरे एक्सपेंसेस ऑफ अ मंथ इज 12,000। तो कुछ भी कर ले बंदा, उसे 2,000 रुपए तो दे ही नहीं पाएगा हर महीने। वो 2,000 रुपए तो हर महीने दे ही नहीं पाएगा। तो वहां पर होता है सोल्वेंसी। सर वो सोल्वेंट ही नहीं है। सोल्वेंट मतलब सर वो पेमेंट दे ही नहीं पाएगा, उसकी एबिलिटी नहीं है पे करने की। और लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है सर, लिक्विडिटी मतलब एबिलिटी तो है, मेरी सैलरी है 12,000 और मेरे एक्सपेंस है 10,000, तो मैं 10,000 पूरे दे पाऊंगा। लेकिन क्या है कि मैं खर्चा कर लेता हूं पहले, सैलरी 10 तारीख को आती है, फिर मैं पेमेंट करता हूं। तो वहां पर सिर्फ मनी की अवेलेबिलिटी की दिक्कत है। हम पैसा थोड़ा लेट दे देंगे लेकिन दे देंगे, ये तो होती है लिक्विडिटी। और सोल्वेंसी मतलब हम पैसा ही दे पा रहे हैं कि नहीं, एबिलिटी टू पे। तो लिक्विडिटी का मतलब मनी अवेलेबिलिटी, सोल्वेंसी का मतलब एबिलिटी टू पे। अब ये पूछ रहा है कि कौन आपको लिक्विडिटी और सोल्वेंसी दोनों के बारे में बताता है, कौन? अब जरा ध्यान समझिए, लिक्विडिटी मतलब पैसा, सोल्वेंसी मतलब हम पैसा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। कौन बताता है हमारे को? जो एसेट्स एंड लायबिलिटी बताएगा। और एसेट्स लायबिलिटी कौन बताता है? बैलेंस शीट। तो इसलिए इसका आंसर बैलेंस शीट है। एसेट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर भी बैलेंस शीट क्या होती है ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लगा, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। टेंशन मत लीजिए, समझ में आ जाएगा। जी मैम, 9th तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। वेरी पाएगा आपको सर ये ट्रेड रिसीवेबल्स बोले तो क्या है सर? हाँ जी, ट्रेड रिसीवेबल्स बोले तो क्या है सर? रिसीवल। ट्रेड रिसीवल लिख लीजिए सब। ट्रेड रिसीवल मतलब डेटर्स, डेटर्स। और उसे बुक डेट्स नाम लिख लीजिए, बहुत सारे नाम होते हैं, बता देता हूँ। लिख लीजिए ट्रेड रिसीवल, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब जो पैसा हमें किसी से लेना है, हमारे देनदार। हिंदी में बोलते हैं ना देनदार, इंग्लिश में डेटर्स भी इनका नाम होता है। और बुक डेट्स भी बोलते हैं ना, बुक डेट्स। और बिल रिसीवेबल भी लिख देते हैं इनके लिए हम। और अमाउंट रिसीवेबल भी लिख देते हैं। अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, हमारे कस्टमर ने हमें देना है, मतलब हमने लेना है। ये सब के सब को हम डेटर्स बोलते हैं। ये करंट एसेट होती है और बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाई जाती है। अमाउंट ड्यू टू कस्टमर्स, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स नहीं सर? ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स है ना सर? नहीं है, फ्रॉम कर लीजिए, मतलब कस्टमर ने देनी है हमें। हाँ हाँ। ड्यू टू कस्टमर का मतलब भी वही होगा और ड्यू फ्रॉम कस्टमर का मतलब भी वही होगा। कस्टमर ने अगर लेने होंगे तो वो एडवांस कहलाएगा, फिर वो अमाउंट नहीं होगी। कस्टमर तो हमेशा देता ही है, तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, अमाउंट ड्यू बाई कस्टमर, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, अमाउंट ड्यू, सबका मीनिंग यही है कस्टमर ने हमारा पैसा देना है। चलिए सर, if trade receivable या अमाउंट फ्रॉम कस्टमर ज्यादा है तो is the company share price is it profitable or not? कस्टमर से हमने पैसे लेने हैं, अगर कस्टमर ने हमारी अमाउंट देनी है, उससे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने किसी को 10 लाख रुपए का माल भेज दिया, वो सेल अलग हो गई है।
सेल आएगी हाँ। प्रॉफिट लॉस में, लेकिन अब सेल की बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है हमने किसी से 10 लाख लेने हैं, वो 10 में से 2 हमें दे देगा, उससे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे हमें किसी से 10 लाख लेने तो उसने 2 लाख दे दिए, उसके 2 लाख देने से हमारे प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट का पार्ट ही नहीं है। अभी तो उसने हमने किसी से 10 लाख लेने तो उसने उसमें से पैसे दे दिए तो उससे प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा सोच कर देखिए, आपने मान लीजिए मुझे फीस देनी थी 5,000 रुपए, आपने उसमें से 5,000 में से 2,000 दे दिए, उससे मेरे प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, मेरा प्रॉफिट तो 5,000 रुपए ही है। अगर मैं रहा हूँ उससे 5,000 रुपए लेने हैं तो मेरा प्रॉफिट है 1 लाख रुपया। अब उसमें से कब किसकी पेमेंट आ रही है कब नहीं आ रही है, इस चीज से मेरे पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। फर्क तब पड़ेगा अगर कोई स्टूडेंट पैसे मार ले, मेरी पेमेंट ड्यू थी और वो दे ही ना, तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा। लेकिन जो पेमेंट उसने मेरे को कह दिया सर मैं दूंगा, मैं उसे इनकम मान चुका हूँ तो मेरी प्रॉफिट हो चुकी है, अब पैसे आ रहे हैं बस, तो पैसे आने से प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डेटर्स पे पड़ता है, डेटर्स कम हो जाते हैं। आप लोग मेरे डेटर्स हैं, अगर मान लीजिए आप में से किसी की पेमेंट ड्यू होती तो मैं कहता आप मेरे डेटर, मेरे कस्टमर से जो मेरे पास पेमेंट आनी है वो मेरे डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। चलिए और कोई क्वेरी, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, क्वेश्चन समरी कर सकते हैं आप, अभी क्या पढ़ाया? कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी और कुछ नहीं पढ़ाया। अभी तो मैं अभी जो स्टूडेंट अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे बाहर के वो दिए, अभी मैं रिवीजन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम से आना है वरना 15 मिनट लेट है छूट जाएगा, ठीक है? सर जो मॉक ड्रिल वजह से ना सारा पैनिक हो रखा है इधर। ओके ओके, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, हमें भी लग रहा था लाइट भागेगी लेकिन लाइट ही नहीं भगाई मोदी जी ने हमारी। नहीं हमारा इधर टाइम दिया वो 8:30 से 9 बजे, तो मैं कल शायद नेट भी बंद कर दूं। कौन से शहर से हैं? मैं अमृतसर पंजाब से। अच्छा अच्छा, आपके तो बिल्कुल मिसाइल पास में ही है ना, हम सहारनपुर से हैं, थोड़ा सा आगे हैं बस आपसे। हाँ जी हाँ जी। अगर मिसाइल आपके यहाँ से चलेगी तो हमारे यहाँ भी गिर सकती है। तो क्या बताएं कहाँ पे गिरनी है? हम पंजाब के बॉर्डर पे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। सहारनपुर। यूपी शुरू होता है ना, पंजाब खत्म यूपी शुरू होता है, बस ये शुरू कलानौर होता के है। पास है ना? तो शुरू होता है कलानौर। पहला स्टेशन कलानौर मेरे बराबर में है, 5 किलोमीटर है कलानौर हमारे यहाँ से। कलानौर मेरे नानके हैं। ओके तो ठीक है, तो मिसाइल गिरेगी तो मैं आपको बता दूंगा इधर। बता देना सर, कोई बात नहीं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप क्या गिरेगी तो आप बताओगे कैसे? चलिए जी पढ़ते। चलिए हमने पढ़ा था, सिर्फ बहुत थोड़ा पढ़ा था, आज हम ज्यादा पढ़ने वाले हैं। जितना कहा जाए उतना करके आना है, कल से ये मत कहना हमने क्वेश्चन ट्राई नहीं करे, कल से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि जब आप करोगे तो आप कर नहीं पाओगे, करोगे शुरू के 10 क्वेश्चन है लेकिन वो 10 भी तो करने हैं ना। हमने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट, हमने बताया था रिसर्च एनालिस्ट कौन होता है, एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल होता है जो एनालाइज करता है मार्केट फाइनेंशियल डेटा को, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढकर बताता है और रिकमेंडेशन देता है स्टॉक की बाय सेल या होल्ड करने की, किस किस चीज को, स्टॉक्स, बॉन्ड और अदर सिक्योरिटी। म्यूचुअल फंड उसके अंदर इंक्लूडेड हो जाते हैं। 3 बंदों के लिए काम करता है, या तो डायरेक्ट इन्वेस्टर के लिए काम करता है, या फिर फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड के लिए, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एनालाइज करना। एनालाइज करता है वो सिर्फ, क्या एनालाइज करता है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? 4 होती हैं, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, कैश फ्लो, फंड फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट। इन चारों चीजों को वो एनालाइज करता है, और इन चारों चीजों को एनालाइज करने के लिए उसे रेशोज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर रेशो मैनेजमेंट ने निकाल कर दिए हो तो वैसे एनालाइज कर लेता है, अगर मैनेजमेंट ने निकाल कर ना दिए हो तो फिर वो उन्हें खुद कैलकुलेट करके और फिर एनालिसिस करके अपने रिपोर्ट में लिखता है, क्योंकि बिना रेशो के तो वो एनालाइज कर ही नहीं पाएगा। तो रेशो निकालना हम भी आपको बताएंगे, 4th लेसन है रेशो का, उसमें हम रेशो आपको सिखाएंगे। इंडस्ट्री की रिसर्च भी करता है और मार्केट की रिसर्च भी करता है, ओवरऑल जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन भी देता है। स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, टेक्निकल एनालिसिस भी करता है, चार्ट पैटर्न इंडिकेटर देखता है, इवेल्युएट करता है, डीसीएफ अप्रोच से वैल्यूएशन निकालता है, पीई रेशो से निकालता है, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं उनसे भी निकालता है। और वो वैल्यूएशन निकालने के बाद वो उस स्टॉक का टारगेट डिसाइड करता है कि ये वाला टारगेट पे आना चाहिए, और वो टारगेट के हिसाब से बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन रिसर्च एनालिस्ट ही देता है। बिना रिकमेंडेशन के वो रिपोर्ट बना ही नहीं सकता, रूल है। सबसे बड़ा काम रिपोर्ट बनाने का क्यों करता है वो? रिकमेंडेशन देने के लिए। अगर बिना रिकमेंडेशन की रिपोर्ट होगी तो वो बेकार है, बिना रिकमेंडेशन के तो रिपोर्ट होती ही नहीं है। बिना रिकमेंडेशन के वो क्या देता है? पैटर्न्स बताता है कि भैया उसने जो है ट्रेंड बता दिया बस, कि मार्केट जो है इस तरह के ट्रेंड में जाएगी, बस वहां पर उसे टारगेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो रिपोर्ट बनाएगा तो फिर उसे टारगेट भी देना ही पड़ेगा। और क्या करता है सर? वो रिपोर्ट लिखता है, सब कुछ करने का, इवैल्यूएशन करने के बाद रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और फिर उसे प्रेजेंट भी करता है। सर प्रेजेंट कैसे करता है?
प्रेजेंट जैसे उसका मन करे वो वैसे कर सकता है। सबसे आसान तरीका सोशल मीडिया। सर वो सोशल मीडिया पे डाल देता है, कैसे? वो अपना यूट्यूब चैनल बनाता है, उस पर डाल देता है। वो फेसबुक पे भी डाल सकता है और वो व्हाट्सअप भी कर सकता है आपको, अपने सब्सक्राइबर को जो उसको पैसे दे रहे हैं। और अगर वो फ्री में देना चाहता है अपनी रिपोर्ट, तो फ्री में भी अपने सब सारे दोस्तों को और फ्रेंड्स को अपनी रिपोर्ट भेज सकता है। तो सोशल मीडिया का सहारा लेता है वो, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है वो कुछ म्यूचुअल फंड्स के साथ एसोसिएट हो जाता है, म्यूचुअल फंड के साथ एसोसिएट हो जाता है। बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट म्यूचुअल फंड का तो एसोसिएट हुए हुए हैं। उनका काम सिर्फ ये है कि महीने में 10 या 12 रिपोर्ट बनानी है और वो रिपोर्ट बना के उस म्यूचुअल फंड को दे देनी है। म्यूचुअल फंड वाले क्या करेंगे, अपने जितने भी कस्टमर होंगे जो म्यूचुअल फंड के कस्टमर है, वो रिपोर्ट उन कस्टमर्स को भेज देंगे, फ्री में भेज देंगे। उन रिपोर्ट के भेजने से क्या होगा, म्यूचुअल फंड के कस्टमर को रिपोर्ट मिलेगी और उसे ऐसा लगेगा अरे म्यूचुअल फंड पे तो रिसर्च एनालिस्ट भी है बहुत सारे, और फिर वो आपका म्यूचुअल फंड खरीद लेगा। बस इसलिए वो ऐसा करते हैं। और कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी डायरेक्ट ट्रेडिंग कराते हैं, तो आप जो रिसर्च एनालिस्ट उनको रिपोर्ट बना कर देता है, वो अपने उन वाले कस्टमर्स को भी भेज देते हैं जो उनके पास ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे HDFC की साइट से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो HDFC वाले आपको रिपोर्ट भेजेंगे। अगर एंजल से कर रहे हो तो एंजल वाले भी आपको रिपोर्ट भेजेंगे। मतलब ब्रोकरेज फर्म जो होती हैं उनके लिए भी एक रिसर्च एनालिस्ट काम कर सकता है। और वो जो ब्रोकरेज फर्म है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर कवर होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बताया था ना, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब खाली बैंक ही नहीं होता, पैसे से रिलेटेड काम करने वाले सारे के सारे इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो जो ब्रोकरेज फर्म होते हैं, जीरोधा, एंजल, ये सब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं। और क्या करता है सर इतने के बाद, प्रिपेयरिंग रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करता है किसके लिए, क्लाइंट के लिए, फंड मैनेजर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, और फिर बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन देता है। ये काम भी कौन करता है, रिसर्च एनालिस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है सर वो रिस्क असेसमेंट एंड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। सर वो रिस्क असेसमेंट भी करता है, किस बंदे के लिए किस टाइम पर कहां पैसा लगाना सही है, और पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज भी बताता है कि अगर किसी को पूरा पोर्टफोलियो बनाना है तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी लग सकती है, वो भी बताता है। आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल रिस्क इन इन्वेस्टमेंट, अगर कभी किसी टाइम पर इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा हो तो वो भी पता लगा लेता है। और सजेस्टिंग स्ट्रेटेजीज फॉर रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेज करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज भी वो बताता है जिससे कि रिस्क कम हो जाए। तो रिस्क असेसमेंट एंड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज भी कौन बना कर देता है, आप, रिसर्च एनालिस्ट। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए, वरना मैं फिर आगे बढ़ूंगा। नो सर, नो क्वेरीज। वेरी गुड, यहां तक सबको बढ़िया समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। यस बहुत बढ़िया। चलिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। लो जी, कल को आप जब रिसर्च एनालिस्ट बनोगे तो टोटल 6 तरीके के काम, 5 तरीके के काम कर सकते हो। इन 5 से अलग भी कर सकते हो, लेकिन मेनली जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। इनके अलावा भी होते हैं, आप हो सकता है 6ठे-7वें तरह के बन जाओ, लेकिन ये 5 मेन है जो पैसा कमा पाते हैं, वो 5 ही है। बाकी 6ठे-7वें वाले पैसा नहीं कमाते, इसलिए हम यहाँ बताएंगे। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च एनालिस्ट बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन। देखिए, जब आप डॉक्टर बनते हैं तो एक डॉक्टर होता है, भैया मैं तो सिर्फ बच्चे पैदा कर सकता हूं, उसका नाम होता है गायनेकोलॉजिस्ट। दूसरा डॉक्टर होता है, मैं तो सिर्फ हार्ट की चीजें ही देख पाऊंगा, उसे क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। एक होता है, सर मैं तो बस शुगर के पेशेंट ही देखूंगा, है ना, और जुखाम बुखार ये सब देख लूंगा, उसे बोलते हैं फिजिशियन। एक होता है, सर अगर किसी का हाथ पैर टूटेगा मैं सिर्फ हड्डी देखूंगा, ऑर्थोपेडिक। वेरी गुड। एक होता है, सर कोई दिमाग का खराब हो जाएगा, जिसका पागल हो जाएगा, कोई जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, मैं सिर्फ वही देखूंगा, न्यूरोलॉजिस्ट। वेरी गुड। और एक होता है, सर कि मैं दवाइयों से ठीक ही नहीं करूंगा, मैं दवाइयों से ठीक नहीं करूंगा, मैं तो उसे 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा, वो मेरे क्वेश्चन का जवाब देके ठीक हो जाएगा। और वो हिप्नोटिज्म भी यूज करता है। ठीक है, ये बात आपको पता नहीं होगी। तो ऐसे ही रिसर्च एनालिस्ट भी किसी एक चीज में स्पेशलाइज हो जाता है। तो जब एक रिसर्च एनालिस्ट किसी एक ही चीज में स्पेशलाइज हो जाता है तो उसे हम अलग टाइप का रिसर्च एनालिस्ट बोलते हैं, वो जर्नल रिसर्च एनालिस्ट नहीं रहता। और जो स्पेशलाइज रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, आज से मैं रिसर्च एनालिस्ट को आरए बोला करूंगा, समझ लेना। जो स्पेशलाइज्ड आरए होते हैं उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं, उनकी इज्जत भी ज्यादा होती है, पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, और उन्हें सैलरी के साथ साथ एक पैकेज मिलता है, हर महीने इतने पैसे मिलेंगे और हर रिपोर्ट के इतने पैसे मिलेंगे, और उन्हें मिलते भी हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज है, इसलिए।
तो सबसे पहले रिसर्च एनालिस्ट का नाम है इक्विटी आरए। खाना खा रहे थे। अरे खाना बाद में खाएंगे, कौन है ये? म्यूट कर लीजिए सर, जो भी है। चलिए, तो पहला है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का मतलब फोकसेस ऑन स्टॉक मार्केट एंड इंडिविजुअल कंपनी। जो स्टॉक सर यू म्यूट एवरीवन। हाँ जी, सर काइंडली म्यूट एवरीवन, समबडी इज स्पीकिंग। मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आई मैम, एक बार फिर से बोलिए। नहीं सर, यू म्यूट एवरीवन सर। बैकग्राउंड में ऑडियो ऑन है। हो रहा है बैकग्राउंड में कुछ बात कर रहे सब अपने आप को प्लीज, सब अपने आप को म्यूट कीजिए। हाँ, सब म्यूट हो गए ना, वेरी गुड। चलिए, अब कहाँ चले गए? हाँ जी, ये कुछ और हो गया इसमें। आज क्लास 9:30 बजे तक ही होगी। क्यों? वो अनाउंसमेंट हो रहा है 9:30 बजे ब्लैकआउट हो जाएगा, सबको लाइट वगैरह सब बंद करनी है। ठीक है, तो अंदर बैठ के तो चला सकते हैं। जब हमारे यहाँ भी अनाउंसमेंट हो गया, 9:30 बजे ब्लैकआउट हो जाएगा। 9:30 बजे अनाउंसमेंट हो रहा है कि सबको लाइट्स ऑफ करनी है, हो सकता है नेट भी चला जाए। तो वैसे तो मैं कोशिश करूंगा 9:30 तो नहीं होगी क्लास खत्म। खैर, अगर बीच में क्लास बंद हो जाए तो टेंशन मत लेना, सब अपने अपने घर चले जाना बंद करके। अगर हमारा नेटवर्क सब बंद कर दिया उन्होंने तो ठीक है। नेट चलता रहा तो मेरे घर में इन्वर्टर है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम पढ़ते रहेंगे। अब मैं आ रहा था अपनी बुक पे। चलिए, तो सर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट फोकसेस ऑन द स्टॉक मार्केट एंड इंडिविजुअल कंपनी। अगर जो आप बनना चाहते हैं ना, वो यही है सर, एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जो कि सिर्फ इक्विटी शेयर पे रिसर्च करता है और कंपनी पे जो अलग अलग तरह की न्यूज आ जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप कल को रिसर्च एनालिस्ट बन जाएं तो शुरू में तो आपके पास क्लाइंट है नहीं, तो आप क्लाइंट कैसे लाओगे? उसका एक तरीका है, आप अपना यूट्यूब चैनल बना लेना और यूट्यूब चैनल बना के जो भी रिपोर्ट आए नई सी, मान लीजिए एक रिपोर्ट आई कि पीएनबी को इतना इतना प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या करोगे, उसकी पूरी रिसर्च बनाओगे कि पीएनबी को इतना प्रॉफिट हुआ। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। बता दिया करो, वो गलती से शेयर मिल गया था, कोई बात नहीं, अब दिखाई दे रही होगी। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट फोकसेस ऑन स्टॉक मार्केट एंड इंडिविजुअल कंपनी। अगर मान लीजिए आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बन जाएंगे तो आपका काम क्या होगा, नई नई न्यूज जो आएंगी बड़ी कंपनियों पे, आप उनको एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद आप उसका इफेक्ट बताओगे कंपनी पे क्या पड़ेगा। अब अगर किसी ने मेरे कहने पे आज ये बिजनेस देखा होगा तो वो बैठ के वहां करते क्या है पता है? उनकी सैलरी कितनी है? 5-5 लाख रुपए महीने की सैलरी है। एसी ऑफिस में बैठ के बस बड़बड़ी करनी होती है पूरे दिन की, ये वाला शेयर बढ़ेगा, ये वाला शेयर घटेगा। अरे वो बढ़ेगा और घटेगा कहाँ से पता चलता है उन्हें? उन्होंने अपने रिसर्च एनालिस्ट रखे हुए हैं। वो रिसर्च एनालिस्ट बेचारे पूरे दिन काम कर करके उन्हें बताते हैं, ये वाली पॉजिटिव न्यूज है, ये इतने रुपए बढ़ेगा, ये इतने रुपए घटेगा। वो आके सिर्फ बोल देता है और वो भी देख कर बोलता है। जो वहां पर बंदे हैं वो उसको लिख कर भेजते हैं और वो बस सामने से स्क्रीन पे से पढ़कर बोल देता है ये बढ़ेगा, ये घटेगा। बस उसका काम इतना होता है और इस बात के 4-4 लाख रुपए महीने के ले लेता है। तो जब इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बन जाते हैं तो आप क्या करेंगे, नई नई जो न्यूज आया करेंगे उनको एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके अपना यूट्यूब चैनल पे बता देंगे। और उस न्यूज को सुनने से जिसको भी फायदा हो वो आपको रिकमेंड करेगा, वो आपको पैसे भी देगा और वो आपको सब्सक्राइब। तो आप वहां से 2 तरह की इनकम कमाएंगे, यूट्यूब से तो कमाएंगे ही कमाएंगे, प्लस फीस भी देगा। तो समझ में आया सबको? यस सर। अगर आप सबको इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बन जाएंगे, एनालाइज करेंगे, पैसा कमाने का एक तरीका ये भी है, पैसा कमाने का एक तरीका ये भी रहेगा कि आप अपने रिसर्च को यूट्यूब पे डालें, फेसबुक पे डालें और वहां से आपके पास सब्सक्राइबर आ जाएंगे। एक बार आपके सब्सक्राइबर 1000, 2000, 5000 हो गए तो फिर आप उन्हें एक वीडियो बनाकर कहेंगे कि अगर कोई हमारी स्पेशलाइज रिसर्च लेना चाहता है तो वो हमें 500 रुपए महीना के हिसाब से 5000 रुपए साल दे। 6000 बैठते हैं, पूरे साल के 5000 रुपए दे। तो जो उसके बड़े इन्वेस्टर होंगे जो करोड़ों में काम करते हैं और जिन्होंने आपकी रिसर्च की वजह से प्रॉफिट कमाया होगा, मान लो किसी ने आपकी रिसर्च की वजह से 50,000 कमा ली तो 5,000 तो दे ही देगा, तो 5,000 रुपए आपको दे देगा। ऐसे करते करते आपके सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाएंगे और मान लीजिए आपके पास 1000 सब्सक्राइबर हो गए और एक सब्सक्राइबर से 5,000 मिलते हैं तो 50 लाख रुपए साल के हो गए। सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर अगर आपके पास हो गए और एक सब्सक्राइबर से आपने पूरे साल के सिर्फ 5,000 रुपए लिए, कुछ भी नहीं है 5,000, एक ही दिन में कमा लेगा वो आपकी रिसर्च से। 5,000 रुपए एक से मिले आपको और सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर हो गए आपके, तो 50 लाख रुपए आपने जो है साल का कमा लिया। और आपका काम क्या है,
बस थोड़ी बहुत रिसर्च रिपोर्ट निकाल के उन्हें बताते रहना। और अगर आपकी रिपोर्ट सही चल रही होंगी, आपके रिसर्च से उन्हें फायदा हो रहा होगा, तो अगले साल भी 5,000 देंगे। अगर आपकी रिपोर्ट से फायदा नहीं होगा तो गाली भी देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहला होता है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा होता है फिक्स इनकम एनालिस्ट, मतलब डेट। ऐसा रिसर्च एनालिस्ट जो सिर्फ डेट पे काम करता है, कि डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ही करता है, वो स्पेशलाइज इन बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट। तीसरा सेक्टर स्पेसिफिक एनालिस्ट। कुछ एनालिस्ट ऐसे होते हैं, सर मैंने 20 साल से जो है ना आईटी इंडस्ट्री में ही काम किया है, या मैंने आईटी इंडस्ट्री की मुझे बहुत नॉलेज है, तो फिर वो जब एनालिस्ट बनते हैं तो आईटी पे ही काम करते हैं। जैसे मैं एक सीए हूं, तो मुझे बैंकिंग की ज्यादा नॉलेज है, तो मुझे बैंकिंग सेक्टर सबसे अच्छा लगता है। तो जब भी आप मुझे कहोगे ना सर किसी कंपनी का, तो मैं आपको हमेशा बैंक का एग्जांपल ज्यादा दूंगा, क्योंकि मुझे बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है। बैंकिंग सेक्टर समझाना भी इजी है थोड़ा सा। तो हर बंदा अपनी फील्ड का एक पक्का स्पेशलिस्ट होता है। अब मान लीजिए आप में से किसी का फार्मा का काम है, मान लीजिए कि आप में से कोई दवाई का मेडिकल स्टोर चला रहा है, या किसी या बी फार्मा करके बैठा हुआ है, और उसके बाद वो एनालिस्ट बन जाए, तो वो क्या करेगा, वो फार्मा कंपनियों पर सबसे ज्यादा रिसर्च करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पता है फार्मा कंपनी के बारे में। अगर मान लीजिए किसी एफडीए ने उसके ऊपर कुछ क्वेरी लगा दी, तो उसे पता है एफडीए की क्वेरी से कितना फायदा है, कितना नुकसान होगा, तो एकदम से रिसर्च कर पाएगा। हमें क्या पता है क्वेरी लगने से क्या होता है, हम तो सिर्फ अंदाजे लगा पाएंगे, वो एग्जैक्ट बता पाएगा। अब जैसे मेरा सोलर का खुद का काम है, अगर मैं सोलर की कंपनी की रिसर्च करूंगा तो मेरे साथ अच्छी कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे सोलर की पूरी नॉलेज है, क्या कैसे सब्सिडी मिलती है, 3 किलोवाट वालों को मिलती है कि नहीं, कॉमर्शियल वालों को मिलती है कि नहीं, रेजिडेंशियल वालों को मिलती है कि नहीं, कितने रुपए का रेट है, कितना मार्जिन है, क्या दिक्कतें हैं। तो जब आप किसी कंपनी की रिसर्च करते हो तो आपको उसकी नॉलेज होती है। फिर जितने ज्यादा रिसर्च करते हो तो ज्यादा नॉलेज होती है। इसीलिए जो पुराने रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, जो 20 साल पहले बने, 15 साल पहले बने, उनकी सैलरी ज्यादा होती है, और जो नए नए होते हैं उनकी तो सैलरी नहीं होती, उनको रखता ही नहीं है। तो पहले आपको नॉलेज लेनी पड़ती है, इस लायक बनना पड़ता है कि आपकी रिसर्च की वजह से लोगों का प्रॉफिट हो। जब आप प्रॉफिट करने लगते हो तो फिर आपको पैसे भी मिलते हैं, मुंह मांगे मिलते हैं। अरे किसी को लाख रुपए बचा के दे रहे हो, आप 10,000 लोगे तो क्या देगा, नहीं दे देगा, रोज के दे देगा 10,000 आपको। ठीक है, चलिए। तो फिक्स इनकम एनालिस्ट होता है, स्पेसिफिक सेक्टर का एनालिस्ट होता है, बैंक का हो सकता है, फार्मा का हो सकता है, आईटी का हो सकता है, सोलर का हो सकता है। एक होता है सर मैं सिर्फ मैक्रो और इकोनॉमिक एनालिस्ट हूं, सर मैं पूरी इंडिया के बारे में बताऊंगा बस, या अमेरिका के बारे में बताऊंगा, ओवरऑल इकोनॉमी कैसी कर रही है मैं बस ये। और ये ज्यादातर कौन होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं। अर्थशास्त्री, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनका काम होता है पूरे के पूरे कंट्री के बारे में बताना। तो रिसर्च एनालिस्ट ज्यादातर ये काम नहीं करते हैं, ये काम का स्पेशलिस्ट कौन होता है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्री। तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वही ये काम करते हैं, जो ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस एनालिस्ट, सबसे ज्यादा यही चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप कितनी भी फंडामेंटल रिसर्च कर लीजिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की सबसे ज्यादा डिमांड है आज की मार्केट में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, फंडामेंटल एनालिसिस इज सुपीरियर टू टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको फंडामेंटल जरूर सीखना है, टेक्निकल सिखाने और सीखने वाले आपको बहुत मिलेंगे, और कोई बड़ा काम नहीं है टेक्निकल सीखना। टेक्निकल कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा कोर्स है, आराम से हो जाता है। लेकिन फंडामेंटल आप पूरी जिंदगी लगे रहोगे तो भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या कहीं पर भी जब जॉब पे जाओगे या किसी बैंक में जाओगे तो वो टेक्निकल बिल्कुल नहीं कराएंगे आपसे, फंडामेंटल कराएंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के लिए तो सॉफ्टवेयर बन गए हैं। आप सॉफ्टवेयर में डालो, किसी को कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, सॉफ्टवेयर अपने आप बता देगा। सॉफ्टवेयर अपने आप बता देगा टेक्निकल एनालिसिस, तो कौन सा चार्ट बना, कौन सा पैटर्न बना, सॉफ्टवेयर अपने आप बता देता है। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हर कंपनी ने 5,000 रुपए खर्च करके सॉफ्टवेयर ले लिया है, आपकी जरूरत नहीं है। वो आपको 50 लाख या 5 लाख नहीं देगी। 5,000 रुपए एक बार लो, जिंदगी भर का टेक्निकल एनालिसिस आ गया। तो कोई भी कंपनी टेक्निकल एनालिसिस के लिए बंदा हायर नहीं कर रही है, अब तो फंडामेंटल के लिए बंदा चाहिए। और फंडामेंटल काम एआई कभी कर ही नहीं सकती। फंडामेंटल एनालिसिस तो आप ही कर पाओगे, एआई उसे कर ही नहीं पाएगी कभी भी। एआई सिर्फ रिपोर्ट बनाकर दे सकती है, एआई सिर्फ डॉक्यूमेंट बना के दे सकती है, उसका एनालिसिस आप ही करेंगे, उसके लिए एक आदमी ही चाहिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सर। हमें समझ में आ गया कितने तरह के एनालिस्ट हो गए सर, फिर से पढ़ेंगे सर। एक इक्विटी एनालिस्ट, फिक्स इनकम एनालिस्ट, सेक्टर एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस और 5। तो ये आपने पांचों लर्न करने हैं, पेपर में आ सकते हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी अ रिसर्च एनालिस्ट। सर एक रिसर्च एनालिस्ट होने के लिए कौन से स्किल्स चाहिए? और पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा कि सर रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स कौन सी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहले वाली, एनालिटिकल थिंकिंग। अगर आपका दिमाग नहीं सोच सकता तो
तो फिर आप एनालिस्ट भी नहीं बन सकते। टेढ़ा होकर मतलब सर नॉर्मली कोई बात लिखी हुई है वो तो सबको समझ में आ जाएगी, तो आपने क्या बताया? जो चीज किसी के समझ में ना आए अगर वो आपके समझ में आएगी तो फिर आप एनालिस्ट हो। अब मुझे बताइए, कि आपके बच्चों में से किसी ने आपको कहा हमारी स्कूल में डोनेशन देनी है ना, लेबर डे वगैरह होता है, डोनेशन आता है, डोनेशन देनी है, और आपके बच्चों में से किसी ने कहा आपको कि मैं तो जो है लेबर डे पर 500 रुपए गिफ्ट करना चाहता हूँ, 500 रुपए गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? अब कोई कहेगा सर नहीं मुझे तो अपने बच्चों पे पूरा विश्वास है, वो झूठ बोलते ही नहीं है ना, लेकिन जिसके सकता है तो कुछ चीजें आपके मन में आएंगी। अगर आपके मन में वो चीजें नहीं आ रही हैं तो आपका फिर बच्चा आपको फ्रॉड करता रहेगा आपके साथ, है ना, मिसरिप्रेजेंटेशन करता रहेगा, तो वो तो गलत हो जाएगा। देखकर समझकर कि क्या वो सच बोल रहा है, क्या वो झूठ बोल रहा है। तो यही काम एक रिसर्च एनालिस्ट का होता है कि जब उसने बैलेंस शीट चेक की तो उसमें लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 करोड़ की कंपनी है, अरे तो सबको समझ में आ रहा है। उसमें से नई चीज आप क्या निकाल कर लाओगे? जैसे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की निकाल कर लाया था, प्रॉफिट तो बढ़ रहा था उसके अंदर, प्रॉफिट तो बढ़ रहा था, लेकिन मैंने उसके अंदर एक रेशो निकाला NIM। NIM क्या था? नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक रेशो है, मैंने उसका रेशो कैलकुलेट किया, फिर उसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया, तो मुझे पता चला कि 14 क्वार्टर में 14 क्वार्टर में लोवेस्ट आया, 14 क्वार्टर्स में लोवेस्ट आया। और तभी मैंने डिसाइड किया कि भले ही इसके कितना भी बढ़िया प्रॉफिट आया है, ये शेयर गिरेगा, और वो कल में 10% गिरा। फिर कल में उसमें लोअर कैप लग गई थी। लोअर कैप जिसको पता हो, तो जब लोअर कैप लगती है तो अगले दिन फिर लगती है, तो आज भी गिरना चाहिए था, लेकिन शाम को ही कल हमने एनालिसिस करके बता दिया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर जो गिरा है वो 7-8% ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, और गिर गया 10%, मतलब और तो नहीं गिरेगा। आज मार्केट पूरे दिन गिरी रही, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा 2% बढ़ा, और वही मैंने कहा था कि भाई 10% गिर गया, गिरना 7-8% चाहिए था, 2% ज्यादा गिर गया है, तो वो 2% आज वापस बढ़ गया। तो यानी कि हमारा एनालिसिस कल बिल्कुल ठीक था। तो अगर आप इतना सोचकर समझकर एनालिसिस कर पाए तो आपको पैसे मिलेंगे, एनालिस्ट बन जाओगे, नहीं तो कोई भी नहीं बन पाएगा। तो यहां तक किसी की कोई क्वेरी समझ में आया? सर NIM बोले तो क्या बोले थे सर? मार्जिन NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? ये हमसे तो लोन पे 15% लिया, लेकिन उसे भी तो पैसा आगे से लेना पड़ता है, बैंक ने पीछे से उठाया 10% पे, तो जो नेट डिफरेंस है 5% इज द नेट इंटरेस्ट मार्जिन। क्लियर? यस। करियर पाथ एंड सर्टिफिकेशंस, ये आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि आपको अगर बनना है तो आपके पास बैचलर डिग्री हो तो ज्यादा बढ़िया है, कोई गारंटी वो मतलब कोई कंपल्शन नहीं है कि होनी ही चाहिए, लेकिन हो तो बढ़िया है। बैचलर डिग्री फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंटिंग में, या फिर बिजनेस में। इन बिजनेस मतलब MBA, अकाउंटिंग मतलब BCom, इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिस्ट, और फाइनेंस मतलब M फाइनेंस का मतलब CFA वगैरह। तो अगर आप इनमें से कोई आपके पास थी और उसके बाद आप रिसर्च एनालिस्ट बनेंगे तो आपकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपको नॉलेज भी है, और रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए मैंडेटरी है, मैंडेटरी। अगर ये नहीं होगा तो आप रिसर्च एनालिस्ट बन ही नहीं सकते। वो क्या है? NISM सीरीज 15 तो पास करना ही पड़ेगा, बाकी आप CFA FRM जो मर्जी कर लो, ये 15 तो करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। कंक्लूजन, रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन इज अ क्रिटिकल रोल इन फाइनेंशियल मार्केट। एक तो क्रिटिकल रोल है आपका, हेल्पिंग इन्वेस्टर्स से आप इन्वेस्टर की हेल्प करते हो, एंड कंपनीज की भी, मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन, और कंपनी की भी हेल्प करते हो विद स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल। एक तो आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होनी बहुत जरूरी है, मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, और फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, मतलब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना आना चाहिए। रिसर्च एनालिस्ट प्ले अ की रोल इन शेपिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज एंड इकोनॉमिक इनसाइट। यहां तक कोई प्रॉब्लम मेरे को लगता है किसी को नहीं होगी। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना? रिसर्च एनालिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या होती है? एनालिटिकल स्किल, ये वाली। और ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आया भी है। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या है? एनालिटिकल स्किल्स। यहां तक किसी को कोई क्वेरी?
Oh, sir, no. No, sir. हाँ बोलिए। No, sir. नहीं है? I got it, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा कौन सर एक क्वेरी है सर। जी बोलिए बोलिए। सर ये जो टाइप्स ऑफ रिसर्च एनालिस्ट में फिक्स्ड इनकम एनालिस्ट वाला जो पार्ट है, इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट, इसमें एफडीज पे आएंगे सर? फिक्स्ड डिपॉजिट? एफडी पे तो कुछ भी नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट होता है, स्वैप होता है, डेट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, और भी बहुत चीजें होती हैं, बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी। मैं सब सिखाऊंगा। अभी एक लेसन आएगा, ओके सर। अभी एक लेसन आएगा डेट इंस्ट्रूमेंट्स। जब डेट इंस्ट्रूमेंट सिखाऊंगा तो वैल्यूएशन ऑफ डेट्स भी सिखाऊंगा, और कितने टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी। एफडी तो डेट होता ही नहीं है। एफडी का क्या है, आपने आज दिए पैसे और इंटरेस्ट का वापस मिल जाएगा। एफडी में क्या वैल्यूएशन? एफडी की वैल्यूएशन तो पहले ही पता है ना, ऊपर होता रहता नीचे होता, उसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है। डेट इंस्ट्रूमेंट में रिस्क होता है, फ्लोटिंग रेट होते हैं, फिक्स रेट होते हैं, वो बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं उसमें। वो डेट इंस्ट्रूमेंट सिखाऊंगा तो उसमें एफडी कवर नहीं होता है डेट इंस्ट्रूमेंट में। एफडी तो डेट है ही नहीं, एफडी तो फिक्स सिक्योर पैसा है बिल्कुल। एफडी में क्या ऊपर नीचे, उसको तो रेट ऊपर नीचे होता ही नहीं है, वो तो ट्रेड भी नहीं होती है। हमें उन चीजों पे काम करना होता है जो ट्रेडिंग हो रही हो, जिसके रेट ऊपर नीचे होते हो। एफडी का तो रेट ऊपर नीचे होता ही नहीं है। बॉन्ड्स का होता है, बॉन्ड्स की बात करेंगे, डेट्स का होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का होता है, डेट डिबेंचर्स का होता है, स्वैप होते हैं। स्वैप क्या होते हैं बताएंगे आपको। इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स होते हैं, वो डेरिवेटिव जब आपको 8A पढ़ाएंगे तो बताएंगे। चलिए ओके सर, क्लियर सर, थैंक यू। लेकिन अपना ये डाउट है अपनी पास लिख लीजिए। आपके मन में जितने भी डाउट आते हैं और मैं बोलता हूँ बाद में बताऊंगा, तो वो लिख लेना। तो कम से कम कोर्स खत्म होने से पहले अगर मैं ना बताऊं तो आप कहोगे सर आपने कहा था बताएंगे, बताया तो है नहीं, तो बताओ। तो जिस दिन मैं कहूंगा आज कोर्स खत्म, कोई क्वेरी है तो ले लो, उस दिन वो सारे डाउट ले लेना जो लिखे हुए होंगे और मैंने नहीं बताए होंगे। और मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा आपका, सारे बता दूंगा पहले। रह जाएगा तो पूछ लेना, इसलिए कह रहा हूँ लिख लो। क्योंकि अगर आज मैं बोल रहा हूँ कि तुमको बता दूंगा और आपने नहीं लिखा होगा तो आप भी भूल जाओगे, मैंने भी नहीं बताया तो रह ही गया। तो अपने पास नोट करते रहिए, एक दिन आपके सारे डाउट में क्लियर कर दूंगा। अभी इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी फिर वो भटक जाएंगे हम टॉपिक से। चलिए, किसी ने मेरे से कहा था सर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के परफॉर्मेंस समझा दीजिए, वो बताता हूँ। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट से रिलेटेड। तो जो अकाउंट्स का है स्टूडेंट उसे तो सब पता होगा, लेकिन जो अकाउंट्स का नहीं है उसे पता करना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से, परफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, नाम तो इसका होता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा एक ही होता है और उसे दो पार्ट में बनाया जाता है, ट्रेडिंग अलग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग। ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेड करना, ट्रेड का मतलब होता है बाय, मैन्युफैक्चरिंग या बाय करना। ट्रेड करने के लिए आपको बाय करना पड़ता है या मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है या फिर सेल करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं ट्रेड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ बाइंग सेलिंग से रिलेटेड ही आएगा। जरा ध्यान समझिए, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स माइनस सेल रिटर्न, मतलब 500 रुपए की सेल हुई, 50 उसमें से वापस आ गया तो 450, ऐसे करके लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि हमने टोटल हमारे पास माल कितना बचा, मान लीजिए 200 रुपए का माल बचा 200 का, तो 750 टोटल हो गया। तो हमारे पे क्लोजिंग स्टॉक मतलब कितना स्टॉक हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर, एट एंड। और ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है एट स्टार्ट। करंट ईयर का स्टार्ट और लास्ट ईयर का एंड एक ही बात होती है, जरा ध्यान समझिए। ये हो गया आपके पास 1 अप्रैल 2023 और ये हो गया 31 मार्च 2024। तो 24 के लिए क्लोजिंग स्टॉक हो गया और ये ओपनिंग हो गया। लेकिन जो 31 मार्च 2023 के लिए क्लोजिंग होगा वही तो ओपनिंग है हमारा। सबको ये क्लियर? जो 31 मार्च 2023 को क्लोजिंग स्टॉक होगा लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में, वही तो इस वाले के ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक बना होगा। यस सर। किसको ये वाली बात समझ में नहीं आई? Yes. अब हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक समझा रहे थे, पहले वो समझ लीजिए। आप कह रहे हैं हमें समझ में आ गया इसलिए मैं इसको आगे बढ़ रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक सर वो जो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हमारे पास स्टॉक था, वो फिर हमने पूरे साल बिजनेस किया, 31 मार्च 2024 को जो स्टॉक था उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। पूरे साल में हमने जो सेल की वो सेल है, उसमें से अगर कोई वापस आया हो माल तो वो सेल रिटर्न्स है। सेल रिटर्न को सेल में से लेस करके ही शो करते हैं। ऐसे ही परचेज का मतलब होता है हमने क्या खरीदा,
तो जो पूरे साल में हमने बाय करा वो परचेज है, और अगर हमें कुछ माल खराब निकल गया है, किसी वजह से वापस कर दिया होगा, तो वो उसमें से लेस करके दिखाते हैं। पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा, वेयर वी शोज द परचेज फॉर द ईयर, तो आप बोलोगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ये डेबिट साइड है, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। हमेशा डेबिट, लेफ्ट साइड को हमेशा डेबिट बोलेंगे और राइट साइड को हमेशा क्रेडिट बोलेंगे। तो अब अगर आपसे पूछा जाए ओपनिंग स्टॉक कहां दिखाते हैं, तो आप बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक कहां शो करते हैं, तो आप बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, एक तो सेल और एक क्लोजिंग स्टॉक, बस। और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 3-4 चीज आती है। क्या? एक तो ओपनिंग स्टॉक, एक परचेज और एक डायरेक्ट एक्सपेंस, बस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस 100 तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते क्या है वो बता रहा हूं। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है, लिख लीजिए अपने पास, direct expense are related to फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या होता है, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो माल बनाने से रिलेटेड जो खर्चे होंगे, फैक्ट्री की लेबर, फैक्ट्री की लाइट, फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री पे पानी पिया, फैक्ट्री पे कोल्ड ड्रिंक पी, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन अगर ऑफिस में जाके कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो रिलेटेड टू फैक्ट्री, रिलेटेड टू ऑफिस। सर ये फैक्ट्री और ऑफिस होते क्या है? जहां पर माल बन रहा है वो फैक्ट्री है। फैक्ट्री में माल बनने के बाद चला जाता है शॉप में, शॉप को ही हम बोलते हैं ऑफिस। शॉप या ऑफिस एक ही बात है। जब वो माल हमारे ऑफिस में चला गया, शॉप पे चला गया, तो वहां पर बेचने का काम हो रहा है। अब अगर बेचने की सेल्समैन की सैलरी होगी तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन अगर लेबर की सैलरी होगी तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेबर की सैलरी को सैलरी नहीं बोलते, मजदूरी बोलते हैं, और मजदूरी को इंग्लिश में बोलते हैं वेजेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस आएगा और सैलरी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अगर आपने रेंट दिया, फैक्ट्री का रेंट, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन ऑफिस का रेंट दिया तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आपने माल खरीदते समय भाड़ा दिया, भाड़ा मतलब रिक्शा में लाया माल को, आपने कच्चा माल खरीदा, कच्चा रॉ मटेरियल खरीदा, और रॉ मटेरियल को आप रिक्शा में रख के लाए, तो रिक्शा में रख कर लाए तो उसे बोलते हैं फ्रेट, FREIGST, फ्रेट। और क्योंकि वो खरीदते हुए वर्ड, जब माल को खरीदते समय फ्रेट दोगे तो उसे बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और जब बेचते समय देते हैं तो उसे बोलते हैं फ्रेट आउटवर्ड, तो उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, बस आपने ये देखना है कि क्या वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, क्या वो बाइंग से रिलेटेड है, रिलेटेड टू बाइंग, या फिर मैन्युफैक्चरिंग, और ये रिलेटेड टू सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइज करके भी क्या होगा, सेल ही होगी। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको नोट भी कर लीजिए, जैसे ही नोट हो जाए बता देना, मैं फिर और आगे पढ़ाना शुरू कर दूंगा। सर लास्ट वाला क्या, रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट। ये मैंने लिखा है रिलेटेड टू सेलिंग, और ये लिखा है रिलेटेड टू बाइंग और मैन्युफैक्चरिंग। बाय करने से रिलेटेड या मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड जो एक्सपेंस होंगे वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, और सेल करने से रिलेटेड होंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। देखिए छोटी छोटी चीजें पेपर में आती हैं और जो बुक में नहीं लिखी मिलेंगी, ये मैंने आपको समझाई है, मेरी बुक में नहीं लिखी हुई ये चीजें, और ना ही मैं लिख सकता, क्योंकि सिर्फ 10 ही चीज थोड़ी होती है, इतनी सी बहुत सारी होती हैं। चलिए पढ़ते हैं अब आगे जरा सा। तो सर डायरेक्ट एक्सपेंस के कुछ एग्जांपल मैंने दे दिए हैं। एक दिया है वेजेस मतलब मजदूरी, कैरेज एंड रोड मतलब खरीदते समय का, और फ्रेट मतलब भाड़ा। सर फिर इसका टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद यहाँ पर ये टोटल आया और ये वाला टोटल भी करते हैं, ये दोनों टोटल सेम रख देते हैं, और फिर टोटल में से इसको लेस करते हैं तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और अगर मान लीजिए एक्सपेंस का टोटल ज्यादा आ रहा हो तो ग्रॉस लॉस हो जाता है। अगर इधर का टोटल ज्यादा आ रहा हो
तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा, इधर का टोटल ज्यादा हो तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा खत्म। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या क्या आया, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, और डेबिट साइड में क्या क्या आया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, बस 3 चीजें। उसके बाद या तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा या ग्रॉस लॉस आ जाएगा। इतने में कोई किसी को प्रॉब्लम, ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. हाँ, Yes. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पेपर में हर बार आती भी है। क्या? ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा बनाया जाता है फॉर द ईयर एंडेड। ये फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा एक पैसेज ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है। पैसेज ऑफ टाइम मतलब 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, और उसकी टाइमिंग ऐसे होती है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ऐसे। तो ये ऐसे बनाया जाता है, मतलब 2025 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 तक बनाया। तो ये 1 साल का है। कभी कभी लिखा होगा फॉर द क्वार्टर एंडेड। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 महीने का। अच्छा, नहीं मुझे लगा आप कहोगे वो खाता है। April, May, June. हाँ, June. बताएंगी बताएंगी, राधा जी बताएंगी। क्वार्टर If it starts from April, May, June. Then September, then December, then March. क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने, लेकिन जरूरी नहीं है वो अप्रैल से स्टार्ट होगा, और ये भी जरूरी नहीं है। Yes. हाँ बताइए, मई से भी तो स्टार्ट हो सकता है। Yes, sir. If your financial system starts from January, it will end up in December. पहली So चीज, quarters in full. फाइनेंशियल सिस्टम में जनवरी से स्टार्ट नहीं होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है। Depends. हाँ, हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। First year. 1 जनवरी से 31 दिसंबर को बोलते हैं कैलेंडर ईयर। फिर ये भी Calendar. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लीजिए। देखिए, 1 जनवरी से 31 दिसंबर को बोलते हैं इंग्लिश ईयर, और कैलेंडर ईयर भी बोलते हैं। अमेरिका और इंग्लैंड में ये फॉलो होता है। अमेरिका और इंग्लैंड की कंपनी होगी तो वो अपने जो अकाउंट्स बनाएगी वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ही बनाएगी। लेकिन इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च फॉलो होता है, और इसको बोलते हैं फाइनेंशियल, और इंडिया में यही फॉलो होता है। क्या बोलते हैं इसको? फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए, आपसे बात करते करते ही नए नए क्वेश्चन समझाता रहता हूं मैं आपको, ये अपने पास नोट करने हैं आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ट्रेडिंग ही हुआ है, अभी पीएल करा के बस आज की क्लास इतनी रखेंगे। पीएल पे आ जाते हैं। सर ये भी फॉर द ईयर एंडेड होता है, ये भी किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए बनाया था, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए बनाया जाता है। 1 महीने के लिए भी बना सकते हो, 3 महीने के लिए भी बना सकते हो, 6 महीने के लिए और 12 महीने के लिए। 15 महीने के लिए बना सकते हो क्या? नो सर। 15 महीने के लिए बना सकते हैं क्या? नहीं। नहीं सर, नहीं सर। No, sir. अच्छा, कौन कौन कहता है सर बना सकते हैं? कोई नहीं, मेरा साथ कोई नहीं देगा। मैं कह रहा हूं 15 महीने के लिए बना सकते हैं। कौन कह रहा है हाँ सर बना सकते हैं? हाँ सर. राधा जी ने तो मेरा साथ दिया। और चलो राधा जी अभी बताइए 15 महीने कैसे बनेगा? Yeah, 12 months plus 3 months. नहीं तो बनाएंगे क्यों जब फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का है? ये फाइनेंशियल ईयर तो क्लोज है, फिर भी ये फाइनेंशियल ईयर तो क्या? फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ बाद क्लोज हो जाएगा, तो 15 मंथ का क्यों बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के लिए 15 मंथ भी बना सकते हैं। 15 महीने का क्यों निकालेंगे, 12 महीने का क्यों नहीं? चलिए मैं लॉजिक बता देता हूँ। 12 मंथ का हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें टैक्स देना होता है 12 महीने का प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए टैक्स देना है, इसलिए 12 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करना जरूरी है। तो गवर्नमेंट भी बोलती है हर 12 महीने बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करो। फिर कुछ कंपनीज होते हैं कि सर हम अपने को ना चेक करना चाहते हैं कि हम सही से चल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है चेक आप हमेशा पेपर देखी थोड़ी हो के फेल हो जाएंगे तब पता चलेगा अरे बेकार हुआ था। आप लोग अपने आप को चेक करने के लिए पीरियडिकली एक टेस्ट देते हैं।
कि सर 1 महीना पढ़ाई की, उसके बाद टेस्ट देके देखते हैं कि हम सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही जो बड़ी कंपनी होती है वो कहते हैं कि 1 साल बाद तो गवर्नमेंट ने बोला ही हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हम जो है 6 महीने में ही कैलकुलेट करके पता लगाएंगे कि हम सही चल रहे हैं कि नहीं। फिर जो और बढ़िया कंपनी होती है वो कहते हैं हम तो सर क्वार्टरली करेंगे, हम तो हर 3 महीने में करेंगे। और जो बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी होती है वो 1 महीने में भी कर लेती है, लेकिन 15 महीने कोई नहीं करेगा। अरे 12 महीने में तो गवर्नमेंट ने ही बोल दिया बनाने के लिए, तो 15 महीने बनाएंगे। कभी कभी क्या होता है सर 12 तो कंपनी का ऑडिटर भाग गया, कंपनी का मैनेजमेंट ही भाग गया, कंपनी का सीईओ ही को जेल हो गई, वो बनाएगा कैसे? फिर वो 3 महीने बाद जेल से निकला, तो 15 महीने का भी बना सकते हैं, नहीं बना पाए तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में 15 महीने और 18 महीने के भी बने हैं। जैसे जी एंटरटेनमेंट का जब अमलगमेशन हो रहा था और फिर वो लास्ट टाइम पर अमलगमेशन कैंसिल हो गया, तो उस वाले 12 महीने की जो बैलेंस शीट थी उसने 18 महीने की बनाई थी, क्योंकि अमलगमेशन कैंसिल होने की वजह से वो कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा था कि मैं कौन से अकाउंट बनाऊं, दोनों के मिला के बनाऊं या अलग बनाऊं। वो बना ही नहीं पा रहा था, उसका ऑडिटर कह रहा कैसे बनाऊंगा, मैं नहीं बना सकता। तो फिर 6 महीने इस बात में ही लग गए थे उनकी सारी अकाउंटिंग सही करने के लिए। तो फिर 18 महीने का बैलेंस शीट बना था। वोडाफोन आइडिया थोड़े दिन पहले जब कंपनी खत्म होने वाली थी तो बीच में वो कंपनी में काम होना ही बंद हो गया था, तो उन्होंने भी 15 महीने की बैलेंस शीट बनाई थी। तीसरा BSNL, थोड़े दिन पहले जब BSNL बिल्कुल बंद करने की कगार पे थी और जब उसे डीलिस्ट किया गया तो गवर्नमेंट ने 2 साल तक उसके अकाउंट ही नहीं बनाए, फिर 2 साल बाद एक साथ अकाउंट बने उसके 1 साल। तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दूसरा फाइनेंशियल ईयर 1 साल से ज्यादा का भी हो सकता है, लेकिन लॉजिक के साथ आंसर देना है कि कब होगा। ठीक है, लेकिन राधा जी आप कम से कम आपने हमारा साथ दिया, भले आपको नहीं पता था, आप Yes, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच। चलो कोई तो है हमारे साथ, लेकिन पता नॉलेज के साथ आना है। चलिए अब हम पीएल पे बात कर रहे हैं। सर जो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, जो ट्रेडिंग में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, कहां चला गया? हाँ, तो ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था ट्रेडिंग में, ये रहा। ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था तो ये पीएल में इधर लिख देते हैं, और अगर ग्रॉस लॉस होता तो वो पीएल में इधर आ जाता है, मतलब अपोजिट साइड आ जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने मान लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, अगर ग्रॉस लॉस होगा तो वो इधर आ जाएगा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो वो इधर आ जाएगा, मतलब अपोजिट साइड आ जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो ट्रेडिंग में लिख दी थी उसके अलावा कोई सी भी इनकम हो जाए वो इधर आएगी। इंटरेस्ट मिला हो, डिस्काउंट मिला हो, कमीशन मिला हो, रद्दी बेच दी हो, रद्दी को क्या बोलते हैं? स्क्रैप सोल्ड। अगर स्क्रैप सोल्ड किया हो तो वो भी इनकम है, वो इधर आ जाएगी। और इसके अलावा जितने भी एक्सपेंस थे बेचने के, यानी कि सैलरी, रेंट, ऑफिस, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किस किस को नहीं पता? सबको पता है? वेरी गुड। सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, कमीशन पेड, ये सारे के सारे लेस करने के बाद और इधर के सारे ऐड करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, इधर आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, इधर आएगा तो नेट लॉस हो जाएगा। तो ट्रेडिंग और पीएल सबको समझ में आ गया। डेप्रीशिएशन किसी को नहीं पता हो तो बता दीजिए, मैं समझा दूंगा, वरना छोड़ दूंगा। सर एक बार बता दीजिए। हाँ, मैं तैयार कर। डेप्रीशिएशन क्या होता है वो समझिए। सर हमने एक फर्नीचर खरीदा 10 लाख रुपए का। अब हम पीएल अकाउंट में क्या लिखते हैं सर? जो खर्चा होता है। अब खर्चे 2 तरीके के होते हैं, ये भी लिख लीजिएगा अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट का ये मेरा कंसेप्ट है, 15 से 20 मिनट का, इसके बाद हम क्लास ओवर कर देंगे, पर आज इतना ही पढ़ाएंगे। लेकिन ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान समझिए। सर एक्सपेंस जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रिवेन्यू और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो शॉर्ट टर्म के काम आएगा, शॉर्ट टर्म में होता है, लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, और रेगुलर बेसिस पे होता ही रहता है, रेगुलर, रिकरिंग। 3 चीजें लिख लीजिए। रिवेन्यू शॉर्ट टर्म में होता है, लेस देन 1 ईयर होता है, और रेगुलरली होता रहता है। और रिकरिंग वर्ड लिख लें, रिकरिंग स्पेलिंग बता देता हूं, RECURRING, रिकरिंग एक्सपेंस। रिकरिंग मतलब बार बार होने वाला, री मतलब बार बार, करिंग मतलब बार बार होगा, रीअकर होएगा, रीअकर। री मतलब बार बार, अकर मतलब होगा, रीअकर। तो रिकरिंग नेचर का होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर, आप आंसर दोगे रिकरिंग इन नेचर, यही आएगा। तो सब बोलिए मेरे साथ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर
Recurring expenses. Start leave नेचर, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। start from रिकरिंग इन नेचर, रेगुलर। चलिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं सर? एक तो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और बड़ी अमाउंट के होते हैं, हैवी अमाउंट, और नॉन रिकरिंग होते हैं, बार बार नहीं होते। नॉन रिकरिंग होते हैं, जो फर्नीचर है 10 लाख रुपए का, कोई हर साल थोड़ी खरीदते रहेंगे, एक बार खरीदेंगे 5-7 साल चलेगा, उसके बाद जब खराब हो जाएगा फिर दोबारा खरीदेंगे। तो सबको ये लिख लिया सबने, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस? Yes, sir. चलिए इरेज कर रहा हूं। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं सर, रिवेन्यू और कैपिटल के। सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे के सारे पीएल में दिखाए जाते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करा तो पीएल में दिखा देंगे हम। भाई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सैलरी दी, पीएल में चली जाएगी। रेंट दिया, पीएल में चला जाएगा। जो हम रोजाना करते हैं, छोटे छोटे खर्चे, है ना? कॉफी खरीद दी, कोल्ड ड्रिंक पी ली, फ्रेट दिया, ये सब छोटे छोटे खर्चे पीएल में। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाता है? बैलेंस शीट में। जैसे कि फर्नीचर बाय कर दिया, लैंड बाय करी, लैंड, कार, मशीनरी, कंप्यूटर, और पेटेंट। इंपॉर्टेंट, पेपर में ये वाला आएगा जो किसी को नहीं पता। पेटेंट, आपने पेटेंट लिया, आपकी कंपनी, मान लो मारुति कंपनी आपकी है, तो मारुति कंपनी जब भी नई कार बनाती है उसका पेटेंट लेती होगी ना। पेटेंट थोड़े बहुत पैसों में तो आता नहीं है। वो जो 50 लाख रुपए वो उनके एसेट्स है, क्योंकि उस पेटेंट की वजह से कोई और उस कंपनी को कॉपी नहीं कर पाएगा, उस कार को कॉपी नहीं कर पाएगा। तो पेटेंट राइट्स भी जो होते हैं वो आपकी एसेट्स होती है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। कार पार तो सबको पता है, पेटेंट किसी को नहीं पता, तो पेटेंट लिख लीजिए अपने पास। और बता रहा हूं इस तरह के, कॉपीराइट, और भी इस तरह के बहुत सारे होते हैं। जब बैलेंस शीट का परफॉर्मा आएगा तो उसमें लिखे हुए मिलेंगे। सर ट्रेडमार्क भी होता है। हाँ जी, ट्रेडमार्क भी होता है। क्या कह रहे हैं? ट्रेडमार्क, हाँ ट्रेडमार्क लिख लीजिए। ट्रेडमार्क भी हो गया, वेरी गुड। तो सर अब मुझे ये बताइए, हमने फर्नीचर खरीदा 10 लाख रुपए का। अब वो 10 साल तो चलेगा ही कम से कम, लेकिन जब 10 साल बाद खराब होगा तो जीरो का हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या 10 लाख रुपए का पूरा लॉस पीएल अकाउंट में एक साथ दिखा देंगे? नो सर, नो सर। हाँ, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे को ICAI कौन बोलता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सीए इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग के रूल बनाए हुए हैं, और उसी के हिसाब से पूरे इंडिया में अकाउंटिंग चलती है। उसी के हिसाब से सीए ऑडिट करता है। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग की होगी तो वो ऑडिट कर देगा। अगर आपने उसके हिसाब से नहीं की होगी तो वो लिख के दे देगा, इन्होंने सीए इंस्टीट्यूट के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं की हुई है, तो वो कहेगा दोबारा ठीक करके लाओ। तो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है सीए इंस्टीट्यूट के हिसाब से। तो उसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। तो ICAI बोलता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना, ये पूरे के पूरे हम पीएल में तो एक साथ डाल नहीं सकते, तो इसको हर साल थोड़ा थोड़ा करके इसके वैल्यूएशन के हिसाब से कितने साल चलेगा। अब मान लो फर्नीचर 10 लाख का लिया तो आपके यहाँ 10 साल चलेगा, तो डिवाइड बाई 10 कर दो, 10 लाख डिवाइड बाई 10, तो पर ईयर 1 लाख रुपीज की हमें डिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। डिवैल्यूएशन मतलब इसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 लाख में से 1 लाख रुपए पीएल में हर साल डाल देंगे, और इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 लाख रुपए कम कर देंगे, तो ये 9 लाख का रह जाएगा। फिर अगले साल 1 लाख रुपए पीएल में जाएंगे, ये कितने का रह जाएगा? 8 लाख। फिर अगले साल 1 लाख रुपए पीएल में कितने का रह जाएगा? 7 लाख। फिर अगले साल 1 लाख जाएंगे, कितने का रह जाएगा? 6 लाख। और ऐसे धीरे धीरे करते करते 10 साल में यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, और हमारे पीएल में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हर साल 1 लाख रुपए सर ये थोड़ा फिर से समझाएंगे सर? फिर से समझाएंगे, बिल्कुल। चलिए दिखाता हूँ आपको। सर ये 10 लाख रुपए हमने फर्नीचर के लिए लगा दिया, ये फर्नीचर हो गया 10 लाख। रुक जाओ,
और ये पीएल अकाउंट है हमारा। तो हम पहले 2002 में 1 लाख रुपए का डेप लगाएंगे और 2002 में पीएल में 1 लाख रुपया दिखा देंगे। पीएल बन गया, खत्म हो गया, ये 9 लाख रुपए आ गए। अब 2003 में जब फर्नीचर लिखेंगे तो यहाँ पर 9 लाख लिखेंगे, फिर से डेप लगाएंगे 1 लाख रुपए का, तो 8 लाख रुपए आ जाएगा 2003 में। और जब 2003 का पीएल बनाएंगे उसमें 1 लाख रुपए फिर दिखा देंगे। अब 2004 में जब जाएंगे तो फर्नीचर फिर दिखाएंगे यहाँ पर 8 लाख का, क्योंकि 8 ही लाख तो बचा था। फिर उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे 1 लाख रुपए का, यहाँ पर 7 लाख हो जाएगा। और 2004 में भी पीएल में 1 लाख रुपए आ जाएगा। ऐसे करते 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 2012 में ये 1 लाख रुपए होगा, 1 ही लाख डेप लगा देंगे, ये 0 हो जाएगा। और 2012 में भी 1 लाख रुपए डेप लग जाएगा पीएल में। ऐसे करते करते बैलेंस शीट में ये खत्म हो जाएगा, ये बैलेंस शीट थी। ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारी एसेट बैलेंस शीट में कम होती रहती है और उसे धीरे धीरे पीएल में डालते रहते हैं। तो इसकी वजह से ये होता है जो 10 लाख पूरे के पूरे 2012 में पीएल में डलने थे, ये 1-1 लाख रुपए करके हर साल डल गए। तो हमारा प्रॉफिट एकदम से कम भी नहीं हुआ, हर साल थोड़ा थोड़ा कम करते गए, और जिसकी वजह से हमारे पास पैसा भी इकट्ठा हो गया। हमने हर साल डेप्रिसिएशन के नाम पर 1 लाख रुपए प्रॉफिट अलग उठा के रख दिया। और 2012 तक करते 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 हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में 10 लाख इकट्ठे हो जाएंगे 10 साल में 1-1 लाख करके। अब बताइए किसकी क्या क्वेरी है? सर लेकिन वो 10 लाख तो पूरा दिखाएंगे ना हम एक्सपेंसेस में, तो 1-1 लाख करके 10 साल तक दिखाना है ना। वो फर्नीचर जो परचेस किया हुआ है हाँ, वो तो दिखाना पड़ेगा ना। दिखा तो दिया सर 1-1 लाख रुपए करके हर साल डेप्रिसिएशन के नाम पे, डेप्रिसिएशन उन फर्नीचर के नाम पे। वो डेप्रिसिएशन दिखाया सर, हाँ? वो डेप्रिसिएशन दिखाया, लेकिन वो परचेस जो रहेगा वो परचेस नहीं दिखाते क्या? सर जब परचेज की थी फर्नीचर तो पीएल में कुछ नहीं दिखाया था, वो तो सीधा बैलेंस शीट में चला गया था। वो थोड़ी है, फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएल में नहीं दिखाए जाते। फिक्स एसेट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएल में नहीं दिखाया जाता, धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है, धीरे धीरे डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाता है। अल्टीमेटली सब कुछ पीएल में जाना ही है, लेकिन जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर आज आपके 2 क्वेश्चन तैयार हुए हैं जो पेपर में आ सकते हैं। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाउ, और व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाउ द कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी राइट ऑफ थ्रू द पीएल अकाउंट। ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे धीरे धीरे राइट ऑफ करके पीएल में डाला जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। वो राइट ऑफ करने के तरीके को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब जरा ध्यान समझिए, फिक्स एसेट को पे डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन जो ट्रेडमार्क मैंने बताए थे, ट्रेडमार्क और फिर और क्या बताए थे, कॉपीराइट, पेटेंट राइट और गुडविल, ये 4 चीजों को राइट ऑफ किया जाता है। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन की ही एक नाम है, लेकिन इन 4 चीजों पे डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे राइट ऑफ, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट पे लगता है तो ये भी फिक्स एसेट, इसे भी फिक्स एसेट में लिखा जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में फिक्स एसेट नहीं है, ये इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल मतलब टेंजिबल जिसे छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिसे नहीं छू सकते। यानी कि फिक्स एसेट भी 2 तरह की होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जिन्हें छू सकते हैं मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इंटेंजिबल जिन्हें छू नहीं सकते, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट और गुडविल। 4 याद कर लो, 4 एग्जांपल है। तो एक क्वेश्चन सर ये ट्रेडमार्क, ये गुडविल, ये सभी आप जो बता रहे हैं वो भी एक डिप्रिसिएशन की तरह थोड़ा थोड़ा दिखाएगा हर साल करके खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, ओके सर। अगर गुडविल हमने किसी की बाय करी है, मान लीजिए कोई कंपनी का नाम परचेज कर, मान लीजिए मेरी कंपनी का नाम था शिवम गुप्ता कंपनी। अब मैंने क्या कहा पंकज सर से, सर ये गुरुकुल उज्जीवन आपका नहीं है, मुझे दे दो, 50 लाख दे रहा हूँ इस बात के। तो सर ने कहा ठीक है। सर ने क्या करा, गुरुकुल उज्जीवन की मेरे नाम कर दिया। तो अब आप पूछोगे सर मैं तो 10 साल पहले गुरुकुल उज्जीवन में पढ़ा था, तो आपको थोड़ी पता है पंकज सर उसके ऑनर थे। अब मैं क्या कहूंगा, अरे गुरुकुल उज्जीवन तो मेरा ही है, तो मेरे को गुडविल मिल गई गुरुकुल उज्जीवन की। इस बात के मैंने 50 लाख रुपए दिए, वो 50 लाख पूरे के पूरे पीएल में नहीं दिखाऊंगा। तो मैं ऐसा ज्यूम कर लूंगा कि गुरुकुल उज्जीवन की गुडविल मेरे अगले 10 साल तक काम आएगी। तो मैं 50 लाख में से 5-5 लाख रुपए हर साल राइट ऑफ करके पीएल में दिखाऊंगा, और 10 साल बाद वो गुडविल जो 50 लाख मैंने पंकज सर को दिए थे वो बैलेंस शीट में चढ़ जाएगी, और 5-5 लाख करके 10 साल में पीएल में आती है। तो गुडविल इस तरीके से क्लियर? सर
सर बैलेंस शीट में टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों को दिखाते हैं। हाँ, और फिक्स एसेट में ही दिखाते हैं दोनों। और कोई क्वेरी किसी के अभी तक? आगे बढ़ते हैं। नो सर, नो सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन मैंने देखो, अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप ट्रेडिंग पीएल भी बना सकते हो, इजी तरीका है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो। ये वाला तरीका थोड़ा लेंथी है, ये करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया भाई। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया ट्रेडिंग में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से इधर इनकम ऐड कर दी और एक्सपेंसेस लेस कर दिए, तो ये तो आ ही जाएगा। ठीक, ये नेट प्रॉफिट का एक फॉर्मूला हो गया। तो लेकिन आप तो ट्रेडिंग पीएल बनाकर निकाल लोगे, और ये बैलेंस शीट का हो गया। इसे देख लेते हैं एक बार। सर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड होती है, इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर लाइबिलिटी होती है और एसेट्स होती है। एसेट कई तरह की होती है, पहले होती है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकती है। दूसरी होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी फिक्स एसेट का ही पार्ट है। नॉन करंट का मतलब जो करंट नहीं है, अगर करंट नहीं है तो फिक्स एसेट है। देखो फिक्स एसेट के दो पार्ट है, एक ये एक ये। अब जो करंट एसेट है ये फिक्स एसेट नहीं होती, ये करंट एसेट है। करंट एसेट का मतलब जो जल्दी चेंज होगी, 3 महीने के अंदर अंदर चेंज हो जाएगी। फिक्स एसेट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट, और करंट एसेट मतलब शॉर्ट टर्म एसेट। इसमें क्या होता है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, ये वही क्लोजिंग स्टॉक ही है जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा था, वही आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, तो आप कहाँ से ढूंढोगे उसे? बैलेंस शीट में से, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब अभी बताया था डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस आपको पता ही है, और बाकी कोई करंट एसेट होगी जो जल्दी चेंज हो जाएगी तो यहाँ लिख देना। ठीक है जी, लायबिलिटी में आ जाओ। शेयर कैपिटल ये वही है जो मैंने बताया था, फेस वैल्यू पे लिखे रहेंगे। तो 100 शेयर है ऑफ ₹10 ईच, जो 10 रुपए यहाँ लिखा होगा ये फेस वैल्यू है। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या है? सर प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब लोन, और अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब इसमें दूसरी चीजें हो सकती हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, और तरह का लोन हो सकता है बैंक से। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब सर हमने 2-3 महीने के लिए किसी से उधार ले लिया, क्रेडिटर हो सकते हैं, और भी कोई शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है। ट्रेड पेएबल का मतलब भी क्रेडिटर ही होता है, और क्रेडिटर को हिंदी में बोलते हैं लेनदार, मतलब वो हमसे पैसे लेगा, हमारे ऊपर कर्जा है। और बाकी कोई करंट लायबिलिटी होगी, कोई टैक्स वैक्स थोड़ा बहुत किसी को देना हो, रेंट देना हो किसी का, तो वो भी इसी में लिख देंगे। और बैलेंस शीट का हमेशा टोटल बराबर आता है, इसमें कुछ प्रॉफिट या लॉस नहीं निकलता, बैलेंस शीट का टोटल हमेशा इक्वल आता है। यहां तक पढ़ के आना है आपने, बस यहां तक। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कल पढ़ाऊंगा, और यहां तक पूरा पढ़ने के बाद कम से कम स्टार्टिंग के 20-25 क्वेश्चन कर लेना। 25 कहाँ है सर? हम वही तो लॉजिक सर आपको 25 दिखा देते हैं, मैंने कहा। ठीक है सर। देखिए सबसे पहले ये वाले करने हैं, ये है आपके पास 10 क्वेश्चन, 10 के बाद फिर शुरू हो गए। फिर ये वाले करने हैं, ये वाले हैं आपके पास 10 और, फिर उसके बाद ये वाले भी करने हैं। ये वाले कितने हैं? ये वाले भी थोड़े नहीं है, बस इतने कर लेना बस। 30 क्वेश्चन है, 25-30 क्वेश्चन है, कर लेना। और जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया वहां तक पढ़ लेना, ज्यादा पढ़ने का मन करे तो पूरा पढ़ लेना जितना आगे लिखा हुआ है। समझ में नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा जी। यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। सर एक बार 2 नंबर क्वेश्चन बताएंगे सर? 2 नंबर आंसर बिल्कुल बताएंगे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे आज हम। दो नंबर कौन से वाला? पेज नंबर बताइए। 7 नंबर पेज सर, 7 नंबर। 7 पेज, 7 पे चाहिए ये वाला। द बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। हाँ, इसमें मेन बात, ट्रेडिंग और पीएल बनता था फॉर द ईयर एंडेड। बैलेंस शीट बनती है किसी डेट पे, मान लो अगर लिखा है एज ऑन 31 दिसंबर, तो बस वो एक दिन की बताती है 31 दिसंबर को आपके पास कितनी एसेट और कितनी लायबिलिटी थी। तो बैलेंस शीट बनती है कि स्पेसिफिक डेट पे, मैं बताना भूल गया था। जो बैलेंस शीट का परफॉर्मा था उसमें लिखा हुआ भी है, दिखा देता हूं, ये रहा। सर मतलब इसका मतलब ऐसा है कभी भी हम बैलेंस शीट बना सकते हैं, कोई भी डेट पे? कभी भी बना सकते हो, किसी एक डे की। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर एज ऑन डेट, मतलब किसी एक दिन के लिए बनती है, वो कभी भी बना सकते हो आप, और हमेशा क्लोजिंग पे ही बनाते हैं ज्यादातर।
वो 1 महीने बाद बना लो, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या 12 महीने बाद, आपकी मर्जी है। बना कभी भी सकते हो, बीच में भी बना सकते हो, लेकिन बनेगी किसी एक डेट की कि आज के दिन हमारे पास कितने रुपए की एसेट है और कितने रुपए की लायबिलिटी है, वो ये बताती है। ठीक, तो ये सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट एक पैकेज एक पीरियड के लिए बनता है, बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट के लिए बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने मेरे से पूछा है। सर ये वाला क्लियर सर। बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब आप पढ़कर आए हो। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। किसी की और कोई क्वेरी हो तो